प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? समीक्षा, मनीषा, अपर्णा, मुजफ्फर, नीतीश चौहान, सुरजीत कुमार, सुरजीत कौर, कैसे हो बच्चों आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, जरा ये बताइएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। मैं अच्छा हूं बच्चों, आप बताओ कैसे हो? पहले ये बताओ, कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? सुखप्रीत कौर, संजू, अमित, नीलेश, आपके पास 1 मिनट का समय है। कल पूछना चाहते हो तो पूछ लो कल की क्लास से। बेटा उसमें स्ट्रेटेजी के कम है बेटा, नई वाली बुक में, जो नई बुक लॉन्च हुई है ना, उसमें कम है। चलो भैया, तो किसी ने कुछ नहीं पूछना है? अगर किसी ने कुछ भी नहीं पूछना तो भैया मैं फिर शुरुआत करता हूं अपने अगले टॉपिक की। सर मुझे आपकी पीएम बुक चाहिए, तो वो क्लास के बाद ले लेना बेटा, है ना? हाँ, क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगा। राम राम भैया, राम राम। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, राधे राधे एक बार फिर से आप सभी को। कल मैंने आपको पढ़ाया था भारत के पड़ोसी देश। मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सर जी, बांग्लादेश ने कौन से ईयर में अटैक किया? जे बा, बांग्लादेश ने आज तक कभी भी अटैक नहीं किया। बांग्लादेश ने कभी भी अटैक नहीं किया। और कोई क्वेश्चन? सुखप्रीत भाई, अभी आपका ठीक नहीं है। सर जी आज एमसीक्यूज भी कराइए। एमसीक्यूज भी कराऊंगा आज, चिंता ना करो। जेबा कभी अटैक नहीं किया बांग्लादेश ने। आपका कोई और क्वेश्चन हो तो वो मुझे बताइएगा कि सर मेरा ये क्वेश्चन है। सर जी बाउंड्री करा दो। बाउंड्री बेटा मैं कल करा चुका हूं मनीषा। देखिए 1962 में हमारे देश पर चाइना ने अटैक किया था, ना कि बांग्लादेश ने। नहीं प्रिया, मैंने डाटा नहीं है किसी को बेटा, मैंने किसी को नहीं डाटा। चलो, तो प्यारे बच्चों, आज की जो हम क्लास देखेंगे वो क्लास देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बिना पीडीएफ के ही पढ़ाऊंगा आपको। सबसे पहले तो ये सुन लो, लेकिन पीडीएफ में है क्या, एक बार ये देख लेते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देशों को आप मत देखो कि कितने पड़ोसी देश हैं, आप बस ये देखो कि इंपोर्टेंट फैक्ट कौन सा, क्वेश्चन कहां से आ सकता है। और जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने वो आपको बताइए। हाँ ठीक है, वो एक अलग से कराऊंगा बेटा, वो अलग से कराऊंगा, है ना? चलो, तो दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक देख लो पहले एक बार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा बच्चों भारत की स्थिति। बच्चों मैं आपको बता दूं, आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा भारत की स्थिति और भारत का विस्तार, ये टॉपिक रहेगा। इंडिया इज लोकेशन एंड एक्सेंट, ये टॉपिक आज का रहेगा और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। वैष्णवी ध्यान देना आज के इस क्लास पर। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? आप सभी का स्वागत है। देखिए चलो बच्चों, आज हम इंडिया के एरिया के बारे में जानेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके सामने। निव योर कंट्री बीच हुआ। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आप ये बात ध्यान से सुन लो। जो बच्चा कह रहे हैं कि सर निव योर कंट्री अभी आपने सिर्फ 2 ही कराई हैं, बच्चों मैंने पहले ही कहा था आपसे क्वेश्चन बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना से आता है, तो मैं तीनों को ही पढ़ाता हूँ और तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सर जी अच्छा चाइना रह गया। ओहो, चाइना कैसे रुक गया बच्चों? तो पहले चाइना को देख लेते हैं एक बार चाइना को देख लेते हैं बच्चों। अब सबसे पहले हम चाइना को देखते हैं। चाइना रह गया था कल, आपने क्यों नहीं बताया चाइना रह गया था? तो सबसे पहले तो चाइना को ही पढ़ेंगे यार, चाइना से तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। अब चाइना देखो क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, आज आपको यह भी क्लियर कर देता हूं। आपने नहीं बताया यार चाइना रह गया था हमारा, कोई बात नहीं।
भारत के पड़ोसी देशों में हमारा एक चाइना रह गया था। तो चलो चाइना को पढ़ लें पहले आज। हाँ गुरुजी, चाइना पढ़ा दो पहले। बच्चों जब चाइना पढ़ोगे तो सबसे पहले मैं आपको 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों, एक तो सीमा रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, जिसका नाम रेड क्लिफ है। क्या नाम बच्चों? रेड क्लिफ है। लेकिन ऐसा ही एक बॉर्डर भारत और चाइना के बीच में है जिसका नाम मैकमोहन है। आपको सारे पॉइंट कराऊंगा, एक भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ूंगा। मुझे याद ही नहीं रहा कि वो वाला पॉइंट रह गया है। ये बांग्लादेश देखो मैं पूरा करा चुका हूं आपको। बांग्लादेश पूरा कराने के बाद इतना भी करा दिया आपको, बांग्लादेश की नदी भी करा दी, बांग्लादेश कब आजाद हुआ, पाकिस्तान पूरा करा दिया आपको, है ना। तो चलो अब चाइना के बारे में जानते हैं। अगर मैं चाइना के बारे में बात करता हूं तो दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैकमोहन। उसका नाम क्या बच्चों? मैकमोहन। दरअसल में क्या था, चाइना तो हमारा दोस्त था। चाइना क्या था? चाइना हमारा दोस्त था। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। बच्चों 1954 की बात है, 1954 की बात है। दोनों देशों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ जिस एग्रीमेंट का नाम था पंचशील। भारत और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था पंचशील समझौता। आप में से कोई बच्चा जानता है कि पंचशील समझौता क्या था? आप में से कोई बच्चा ये जानता है कि पंचशील समझौता क्या था? मनीषा, आप जानते हो बेटू कि ये भारत और चाइना के बीच में जो समझौता हुआ था ये क्या था? अगर मैं बात करूं, अगर मैं पंचशील की बात करता हूं तो ये है क्या? आप बताना बच्चों, ये सही था या गलत था? इसमें 5 बातों पर एग्रीमेंट हुआ था। जैसे कि पहला एग्रीमेंट ये था कि भारत और चाइना एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करेंगे। बताओ ये बात सही थी या गलत थी? ये पीसफुल एग्रीमेंट था, लेकिन जो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दो बाबू, कि हम दोनों देश भारत और चाइना एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करेंगे। ये बात सही थी या गलत थी? बच्चों सही थी। क्या आज हमारी चाइना जो है बाउंड्री का सम्मान करता है? चाइना कभी 12 किलोमीटर घुस जाता है, कभी 18 किलोमीटर आ जाता है। आपने देखा होगा एक जगह पड़ते है चुमार, उस चुमार क्षेत्र में चाइना घुस गया, तो वो हमारी बाउंड्री का सम्मान नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा ना। अच्छा, पहली बात आप लोगों ने कही सर, पहली बात तो दूसरी बिल्कुल सही थी। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये थी बच्चों कि अगर एक तरफ हो गया इंडिया, इंडिया और यहां हो गया चाइना, अगर मान के चलो पाकिस्तान ने अटैक कर दिया या ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी देश ने भारत पर अटैक कर दिया, तो चाइना भारत का साथ देगा। बात सही थी या गलत थी? आप बताओ। चाइना भारत का साथ देगा। यदि चाइना पर किसी ने अटैक कर दिया तो भारत साथ देगा। तो बात ये सही थी या गलत थी? बस इतना पूछना चाहता हूं आपसे, ये वाली बात सही थी या गलत थी? भाई पहली आपने कहा सर बिल्कुल सही थी, दूसरी मुझे बताइएगा। तो दूसरी सर बिल्कुल सही थी। सर ये तो बिल्कुल सही थी, फिर क्यों ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों के बीच एग्रीमेंट टूट गया? 2 पॉइंट हो गए, क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये था कि देखो बच्चों, अब इंडिया के 2 स्टेट हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा इंडिया के 2 स्टेट हैं, यूपी और एमपी। अगर इन दोनों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो बेटा इसमें चाइना की सेना नहीं आएगी। ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है, इसको आपको खुद सोल्व करना होगा। इंटरनल मैटर को खुद सोल्व करना होगा, जबकि एक्सटर्नल पर आपको देश मदद करेंगे। तो बात तो ये भी सही थी बच्चों, करेक्ट। तीसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट ये था, तीसरा चौथा जो भी है बहरहाल, कि यदि मान लो आज चाइना की स्थिति खराब हो जाए, चाइना पर पैसा ना रहे, इसकी हालत खराब हो जाए, तो दोस्तों चाइना को भारत पैसा देगा। यदि भारत की स्थिति खराब हो गई तो भारत को चाइना पैसा देगा। बात सही थी या गलत थी? बस ये पूछना चाहता हूं, बात ये भी सही थी या गलत थी? बोलो बच्चों, ये वाली बात कैसी थी? सर ये भी बात बिल्कुल सही थी। लास्ट पॉइंट ये था, लास्ट पॉइंट ये था बच्चों कि यदि चाइना का कोई दुश्मन इंडिया आ गया, अगर चाइना में कोई व्यक्ति टेररिस्ट है या चाइना का वो दुश्मन है, वो टेररिस्ट हो या ना हो, लेकिन वो क्या था, वो चाइना का दुश्मन है, तो भारत को वो वापस करना पड़ेगा। अगर भारत से फरार कोई आतंकवादी चाइना चला जाता है तो चाइना को वो पीसफुल तरीके से इंडिया को देना पड़ेगा। बात सही थी या गलत थी? जरा बताइएगा, आप बताओ दोस्तों।
अब ये पांचों बात बिल्कुल एकदम राइट है, ट्रू है ना एकदम? सर हाँ बिल्कुल राइट है। फिर एग्रीमेंट क्यों टूटा? फिर एग्रीमेंट क्यों टूटा, ऐसा क्या हुआ? बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, मैं यहां किसी विशेष धर्म की बात नहीं करूंगा, आप हिंदू हो या मुसलमान, आप सिख हो या ईसाई, आप बौद्ध हो या जैन या पारसी, अगर हिंदुस्तान के अंदर रहते हो और आप किसी भी प्राइमरी पाठशाला में जाते हो तो वहां पे एक लाइन लिखी होती है, अतिथि देवो भव। बच्चों ध्यान से सुनना, वहां पर एक लाइन लिखी होती थी, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो होते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होते हैं, जो मेहमान होते हैं वो देवता के समान होते हैं। बच्चों आप इतने ज्यादा एग्रेसिव हो जाओगे इस बात को लेकर जो मैं अभी आपसे बोलने वाला हूं, जी हां सर ऐसे ही होता है। यदि मेरा कोई दुश्मन, बच्चों ध्यान से सुनना, मैं आपका टीचर हूं, मेरा कोई दुश्मन तुम्हारे घर चला गया और मैं उसके पीछे पीछे हूं, वो तुम्हारे घर चला गया, मैंने कहा यार एक काम कर अमन तिवारी, मेरा दुश्मन तुम्हारे घर है, इसे वापस कर दो, तो आप एक बात बोलोगे, गुरुजी सुनो, ये जब तक मेरे घर है आप इसको हाथ नहीं लगा सकते हो। ऐसा है हिंदुस्तान में या नहीं है? या मुझे ही लगता है ऐसा है, या आपको भी लगता है ऐसा है गुरुजी इंडिया में? ऐसा है इंडिया में नहीं है? कि अब बेटा हमारे यहां तो, हमारे समाज में, हमारे धर्म में, चाहे धर्म कोई सा भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिर्फ यह सिखाया जाता है कि भूखे को खाना खिलाओ और अगर दुश्मन भी घर पर आ गया तो उसका भी सत्कार करो, उसका भी सम्मान करो, यह सिखाया जाता है। चाहे कल तुम्हारी उससे लड़ाई हुई हो, लेकिन अगर वो तुम्हारे घर पे आ गया है तो उसका सम्मान करो। ऐसा कहते नहीं कहते? तो दोस्तों चाइना वो दुश्मन नहीं था किसी का भी। चाइना एक व्यक्ति को अपना दुश्मन मानता है, उसका नाम था दलाई लामा। उसका नाम क्या है? दलाई लामा। ये तिब्बत के बौद्ध गुरु में बच्चों, दलाई लामा। पता नहीं क्यों चाइना इनको अपना दुश्मन मानता है। ये भारत आ गए, ये भारत आ गए, तो अब चाइना ने इनसे एग्रीमेंट के तहत कहा, इंडिया से, जवाहरलाल नेहरू से, कि एक काम कीजिए, इनको चाइना भिजवाओ, इनको चाइना भिजवाओ। तो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां तो एक लाइन चलती है, अतिथि देवो भव, आप जब तक ये हमारे यहां रहेगा आप इसको हाथ तक नहीं लगा सकते। नहीं दिया इंडिया ने। भैया इसी बात को लेकर दोनों देशों के बीच में मनमुटाव हो गया, और जब मनमुटाव हुआ तो चाइना ने इस बात का बदला लेने के लिए चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया बच्चों। कब? 1962 में। और जब 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया, हमारे देश में पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई 1962 में। यह सवाल इतनी बार पेपर में आ चुका है, इतनी बार पेपर में आ चुका है। तो इंडिया और चाइना के बीच में बच्चों आप लोगों को अब समझ में आ गया पंचशील एग्रीमेंट क्यों टूटा था। पंचशील एग्रीमेंट क्या था? कितने बच्चों को आज क्लियर हुआ है पहली बार कि व्हाट इज पंचशील एग्रीमेंट? पंचशील एग्रीमेंट क्या था? अगर सब बच्चों को क्लियर हो गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो पीएम। पीएम से लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको क्लियर हो गया है। चलो वेल डन, थैंक यू सो मच गुरबचन भैया, आप बड़े सुंदर लग रहे हो आज। नहीं यार ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो कोई मेकअप वेकअप नहीं कराया, मैं आपको सुंदर लगूं? कुछ भी बोलते हो आप, दिल के टुकड़े हो आप, मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, आप सुंदर हो, आपका दिल सुंदर है इसलिए आप दूसरे को सुंदर देख पा रहे हो। अब देखिए बच्चों, चाइना ने इंडिया पर अटैक किया 1962 में। चाइना और इंडिया के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन। चाइना से रिलेटेड 3-4 पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि चाइना की कैपिटल बीजिंग है और मुद्रा वहां पे चलती है कौन भी? रेन मिनबी चलती है। बच्चों वहां की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। आप चाइना की ये जरूर याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों। वैष्णवी कह रही है सर गुरुवचन को आप बहुत पसंद हो, रोज आपकी, पूरा कमेंट्स पढ़ लूं भाई आपका, रोज आपकी तारीफ करते हैं। वैष्णवी मेरी प्यारी बहन, जैसे आप मेरी छोटी सिस्टर हो, वो मेरा छोटा ब्रदर है, तो भाई भाई की अगर बड़ाई कर दे तो इसका मतलब नहीं कि वो मुझे पसंद ही कर रहा है। आप कैसी बात करती हो वैष्णवी छोटी बहन। चलिए तो दोस्तों ध्यान रखना, देखिए चाइना की आपको नदियों के नाम भी जब मैं आपसे लूंगा तो जैसे मैंने आपसे कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, मुझे बहुत प्यारा लगता है जब मैं आपको बोलता हूं कि आप मेरी छोटी सिस्टर हो या छोटे ब्रदर हो। बच्चों देखो, आपसे अगर मैं पूछूं यमुना किस देश की नदी है तो आप नाम सुन के कह दोगे यमुना तो भारत की नदी है। अगर मैं पूछूं गंगा तो गंगा भी भारत की है? नहीं नहीं ये नहीं है जेबा, ये नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ यांग टीशी, देखो नाम ही कैसा, आधा नाम होगा आधा पूरा होगा, यांग टीशी है, यांग टीशी, शिकयांग, मिकियांग, हुआंगो,
कांगो नहीं, कांगो नहीं, सॉरी, वांगो, सांगपो, ऐसी नदियां हैं हमारे यहाँ पे। तो आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बाबू, मकांग, यांगटीची, मांगो, इस नदी को पीली नदी भी कहा जाता है। इस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है, चीन का शोक, क्योंकि इस नदी में बाढ़ आता है। इस नदी में क्या है बच्चों, बाढ़ आती है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है गेपर ब्रह्म, जिसकी ऊंचाई 8080 मीटर है। सबसे लंबी नदी यहाँ की यांगटीसी है, यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। चाइना का संविधान 1982 में लागू हुआ था। और बच्चों बस यही मुझे पढ़ाने होते हैं। मैंने आपको चाइना पढ़ा दिया बच्चों, पीडीएफ में सब दिया है, लेकिन पढ़ाया चाइना है, पढ़ाया चाइना है। मैंने पाकिस्तान आपको पढ़ाया है, मैंने आपको बांग्लादेश पढ़ाया है। बस मैं 3 ही ये कंट्री पढ़ाता हूं, क्योंकि इन तीनों से ही हमारा विवाद है। ना तो भूटान से हमारा विवाद है, आपको बता दूं बच्चों, ना तो भूटान से हमारा कोई विवाद है, ना नेपाल से हमारा कोई विवाद है। अब बच्चों आप लोग देख लो, ना तो हमारा भूटान से कोई विवाद रहा है, ना ही हमारा अगर बात करूं तो नेपाल से कोई विवाद है, ना अफगानिस्तान से कोई विवाद है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब तो नहीं बचा ना कुछ, दिल के टुकड़ों, अब तो कुछ नहीं बचा। चलिए देखो, क्लास में हर तरीके का बच्चा आता है, हर तरीके का। आज एक बच्चे ने मेरा दिल दुखाया, उसने मुझसे बोला कि शायद आपको कोई सगी सिस्टर नहीं है, इसलिए आप सबको अपनी सिस्टर बोलते हो। यार इस बात का कोई लॉजिक है? और सच, ये बात सच भी थी कि मेरी अपनी कोई सगी बहन भी नहीं है, इसलिए मैं आपको सिस्टर बोलता हूं। वो उसका लॉजिक वहां नहीं है। दरअसल में क्या, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हूं कि मैं आपको बेटा बोलूं, मैं आपको छोटू मोटू बोलूं। मैं सिर्फ आपको छोटा भाई छोटी बहन जैसा मानता हूं। मेरे सगी सिस्टर नहीं थी, लेकिन आज मुझसे कोई पूछे कि आपकी कितनी सिस्टर है, तो मैं कहूंगा सैकड़ों सिस्टर है मेरी। कहां है? मेरे सामने बैठी है भाई, जो भी पढ़ रही है सब सिस्टर है, बात खत्म, सिंपल सा लॉजिक है। तो हर किसी की अपनी अपनी मेंटेलिटी अलग होती है। और सच में बता रहे हैं हम आपको, जितनी भी यहां पे बैठी हैं, माता रानी की सौगंध, आप मेरी सगी बहन से ज्यादा हो। बस आप एक बार सिलेक्शन ले लो, आपका भाई आपसे जरूर मिलेगा। अगला देखिए भैया, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, तो आज के टॉपिक पे आओ गुरुजी। आज का टॉपिक क्या है? तो मैं आपको आज के टॉपिक पर लेकर आ रहा हूं। मेरा वादा, मेरा सपना पूरा करोगे बच्चों? मेरा सपना पूरा करोगे? करोगे ना? चलो, अपने भाई से मिलने आओगे ना सिलेक्शन के बाद? चलिए, तो दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, इंडिया की स्थिति और विस्तार के बारे में आपको बताने वाला हूं। चलो आ जाओ। भगवान अल्लाह ताला सब आपकी मदद करेंगे और आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी मुझे उम्मीद भी है। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, बस अब ये देखना कि कौन बच्चा सही बताएगा और कौन गलत बताएगा। सवाल नंबर पहला, बस यहां पे तो मैं पकड़ूंगा एक दो बच्चों को, याद रखना। मैंने आपसे पूछा उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तूतीकोरिन, नंबर 2 विशाखापट्टनम, नंबर 3 आपको बता दो बच्चों कांडला, और नंबर 4 पारादीप। उत्तर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जरा जवाब दीजिएगा बच्चों। आपसे मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, और यहां पे मैंने ऑप्शन दिया है पारादीप, कांडला, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन। तो बच्चों इस सवाल का जवाब क्या आएगा? हाउ, बहुत सही बताए हो बच्चों। एक बात बताओ, जरा छोटा सा सवाल देना, छोटा सा सवाल का आंसर देना। ये आपका इंडिया है, इंडिया का मैप है, एरिया 3287,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों एक बात बताओ, यहां गुजरात से लेकर और मैं अगर आपको ये स्थिति दिखाऊं कहां तक, तो बच्चों ये मैं आपको दिखाऊंगा यहां लास्ट बांग्लादेश तक। आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्या यहां पे कहीं ऊपर वाटर है? क्या ऊपर कहीं पानी है? आप खुद दिमाग से सोचो, क्या ऊपर कहीं पानी है? तो आप कहोगे सर पानी तो नहीं है। अरे जब पानी नहीं है, जब समुद्री तट नहीं है, तो क्या वहां बंदरगाह होगा? आप खुद सोचो इस बात को, दिमाग क्यों नहीं लगाते हो आप?
एक बात बताओ, क्या यहाँ पे कहीं वाटर आपको दिखाई दे रहा है? वाटर है कहीं यहाँ पर? यहाँ वाटर है? आप कहोगे सर नो, आप कहोगे नो। तो जब पानी नहीं है, समुद्री तट नहीं है, तो बंदरगाह कहां होंगे? पोर्ट, बंदरगाह को बोलते हैं पोर्ट। तो पोर्ट बनेगा कहां? पोर्ट बनेगा वहां जब समुद्री तट होगा। सर आप तो बड़े चालाक निकले, आपने हमको ऑप्शन भी गलत दिए, क्वेश्चन भी गलत दिया। जी हां, ये क्वेश्चन भी गलत था और ये ऑप्शन भी गलत था, क्योंकि उत्तर भारत में कोई बंदरगाह नहीं है। ध्यान से सुन लो, सर बंदरगाह कहां होगा? बंदरगाह होगा जहां पानी होगा। अब पानी कहां है सर? अगर पानी हम देखते हैं तो यहां गुजरात से शुरू होता है। अगर हम पानी देखते हैं तो बच्चों यहां गुजरात से शुरू होता है ना? हो रहा नहीं? और बच्चों यहां तक आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए। अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, आप खुद देखो जरा एक बात के लिए कि सर पानी कहां है। अगर पानी की बात करूं, समुद्री तट की बात करूं, बच्चों समुद्री तट आपका यहां है, यहां से गुजरात से शुरू होता है और सबसे ज्यादा जो बॉर्डर लगता है वो गुजरात का ही लगता है। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो मेरे प्यारे साथियों। हम जरा यहीं पर इस मैप पर आज कम से कम 10 मिनट घूमने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछेगा कि ये वाला एरिया कितना है, आपसे पूछेगा कि सर ये बताओ जहां पे, भाई मैंने आपको कल भी बताया था, आज ही बता रहा हूं, आपकी जब भी लड़ाई होगी पड़ोसी से होगी। आपकी जब भी कभी लड़ाई होगी हमेशा पड़ोसी से होगी। बताओ कभी भारत का युद्ध आपका अमेरिका से हुआ हो, कभी भारत का युद्ध जापान से हुआ हो, कभी भारत का युद्ध किसी और देश से हुआ, पाकिस्तान से होगा क्योंकि पड़ोसी है हमारा, चाइना से होगा हमारा पड़ोसी है, बांग्लादेश से होगा हमारे पड़ोसी है। अरे जब भी विवाद होंगे हमेशा पड़ोसी से होंगे, ये बात आप याद रखना। तो दोस्तों यहां से लेकर और यहां तक का जो टोटल बॉर्डर है, जिसे पूछा जाता है भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, यानी कि भारत की टोटल स्थलीय सीमा कितनी है, इसे आप स्थलीय सीमा लिख लो या फिर आप लैंड बॉर्डर लिख लो। तो बच्चों वो है आपकी 15,200 किलोमीटर। कितनी है साथियों? 15,200 किलोमीटर। ये आपकी 15,200 किलोमीटर है। बात क्लियर होगी? अब अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, सर टोटल एरिया बताओ जरा कितना है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं इंडिया की, तो सर टोटल एरिया बता दो। इसका मतलब आप एक बात और समझ रहे होंगे, जो 7 पड़ोसी देश हैं वो पक्का 110% है, वो यहां से शुरू हो रहे होंगे मिलना। 7 पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। यानी कि यहां पे जो पहला देश जुड़ा, जो आपका बड़ा बदतमीज देश है, जिसका नाम पाकिस्तान है ना, बड़ा बदतमीज है, मानता ही नहीं है, बार बार पिट जाता, हाथ जोड़ लेता, भविष्य छोड़ दो। तो ये पाकिस्तान हर बार अटैक कर देता है। तो दोस्तों अब ये तो हो गई ये वाली बात। सर आप अगर यहां जुड़ रहा तो सीधी बात है, यहां पे 7 देश लग रहे होंगे। कितने देश भैया? यहां पे 7 देश लग रहे होंगे। और वाटर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं, वाटर बॉर्डर, तो भारत का टोटल वाटर बॉर्डर कितना है बच्चों? अगर मैं टोटल भारत का वाटर बॉर्डर की बात कर रहा हूं, तो दोस्तों जलीय सीमा की अगर मैं बात करूं, तो जलीय सीमा कितने किलोमीटर है बच्चों? जलीय सीमा हो जाएगी आपकी, वाटर बॉर्डर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। याद रखना, डाटा बिल्कुल एक्चुअल पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूं, गलत मत कर देना। अगर आपसे लैंड बॉर्डर पूछे, आपसे वाटर बॉर्डर पूछे, लेकिन सर इसमें हम लोग अंडमान निकोबार को लगा दें या सारे द्वीपों को लगा दें, तो द्वीपों को लगाकर ये बाउंड्री कितनी हो जाती है बच्चों? मैं यहां लिख देता हूं, द्वीपों को लगाकर, ये आइसलैंड को लगाकर, द्वीपों को लगाकर ये जो बाउंड्री हो जाती है, ये हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। याद रखना, अगर आपसे पूछे भारत का टोटल वाटर बॉर्डर कितना है, भारत का टोटल लैंड बॉर्डर कितना है, भारत की टोटल तटीय रेखा कितनी है, अब यहां रुको जरा एक मिनट, रुको, कोई कमेंट्स नहीं करेगा। अब बात ये आ रही थी कि दोस्तों यहां अगर आप लोग देख रहे होंगे, गुजरात से लेकर और यहां उड़ीसा तक, पश्चिम बंगाल तक, यहां से लेकर यहां तक कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर बॉर्डर से टच हैं? कितने ऐसे राज्य हैं जो वाटर बॉर्डर से टच है? ऑप्शन दे रहा हूं आपको, ऑप्शन लिखो 7, ऑप्शन दे रहा हूं आपको 7, 8, 10, 11। जरा बताओ बच्चों, ऐसे कितने राज्य हैं जो अपनी बाउंड्री टच करते हैं पानी से? 7, 8, 10 या फिर आपके 11? कौन बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया, दिल के टुकड़ों। आपको बता दूं ऑप्शन सारे गलत है, क्योंकि सही आंसर 9 है। अब जिसने 9 दिया वो समझ जाओ कि आप सही हैं, बाकी जिन बच्चों का तो बहुत का गलत है। दोस्तों 7 देश ऐसे हैं, 7, अरे देश में और राज्य में फर्क समझो, देश और राज्य में फर्क समझो। ऊपर लगते हैं 7 देश, ये लिख रहा है यहां पे, और नीचे लग रहे हैं 9 राज्य। यहां क्या लग रहे हैं बच्चों? 9 राज्य। याद रखना, और मैं हमेशा ऑप्शन आपको गलत इसलिए देता हूं,
बच्चों जिस रास्ते पर कभी आपका एक्सीडेंट हुआ हो वो लाइफ में रास्ता नहीं बोला जाता है, और जो सवाल आपसे क्लास में गलत हुआ हो और जिस सवाल को लेकर सबके सामने इंसल्ट हुई हो वो सवाल कभी गलत नहीं होता। फिर पेपर में अगर कभी आ गया और यार गुरुजी ये तो वही सवाल है जिस पे इंसल्ट किए थे आप हमारे, है ना। तो ये 9 राज्य हैं, 7 देश हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वो लगती है बेटा यहां से लेकर और यहां तक, जैसे घोड़े का पांव होता है ना, कुछ इस तरीके से बना होता है ये, तो ये लगा है आपका गुजरात, जिसकी सबसे ज्यादा जो बाउंड्री लगती है वाटर बॉर्डर वो लगती है बच्चों किसकी, गुजरात की। और अगर आपसे पूछे सर सबसे कम किसकी लगती है, तो यह टुइया सा राज्य, टुइया सा, उसका नाम है गोवा। क्या नाम है बाबू, गोवा। याद रखना, अगर आपसे वो पूछे कि गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था, अरे यार कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो आप दबा दब, हद हो गया यार, एक बच्चा एक बार जवाब दो यार। अगर तुम्हें लग रहा है कोई सील्ड मिलेगी इस तरीके से करने से, पवन भैया तुम्हें महान बताएंगे, तुम्हारे लिए कुछ भिजवाएंगे, तो वो चीज गलत है। आपकी मेंटेलिटी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये बेवकूफी वाली बात आप ना करें, मैं फिर छोड़ दूंगा क्लास को, यहीं पे ध्यान रखना, यही क्लास बंद कर दूंगा। तो ये चीज मत किया करो आप लोग, जब हम पढ़ाएं तो सिर्फ पढ़ा करो। आप समझ गए। अब चलो दूसरे मैप पे आओ गुरुजी, क्योंकि एक भी मैप पे पढ़ेंगे तो मैप काला पीला हो जाएगा। मैप कौन सा सही रहेगा, हाँ ये वाला मैप आप सही रहेगा, ये सही बना हुआ है। तो दोस्तों अब सबसे पहले इंडिया के नाम के बारे में जानते हैं, इंडिया के नाम के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि हमारे देश को कितने नाम से जाना गया है। कोई बच्चा बता सकता है कि हमारे देश को कितने नाम से जाना गया है? मैं इसके भी आपको ऑप्शन दे रहा हूं कि इंडिया को 4 नाम से जाना गया, 6 नाम, ऑप्शन सुन लो, 3, 4, 5 या 7। भारत को कितने नामों से जाना गया है? चलो किसी का 3 आ रहा, किसी का 4 आ रहा, किसी का, बेटा दिल के टुकड़ों आपके मैं बता दूं ऑप्शन सारे गलत हैं। आप गधे हो, आप बात को नहीं समझ पा रहे हो, इतना टाइम आपको हो गया है। दोस्तों याद रखना, भारत को कितने नामों से जाना गया, तो ध्यान से सुन लो ट्रिक, BIHAR, आप लिख दो बिहार और बाद में लिख दो जे। तो बेटा कितने नाम है जरा देखना, B फॉर हो गया भारत, B फॉर हो गया भारत, I फॉर हो गया इंडिया, H फॉर हो गया हिंदुस्तान, गेट खोल दे, और A फॉर हो गया आर्यव्रत, A फॉर क्या हो गया आर्यव्रत, R फॉर हो गया रेवाखंड और J फॉर हो गया जम्बूद्वीप। तो भारत को कितने नामों से जाना गया दोस्तों? तो नाम है बेटा मेरे प्यारे साथियों आपके 6 जिन्हें भारत को जाना गया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर सवाल आपसे पूछ ले कि बताइए सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को कितने नामों से जाना गया है, तो तब आपका आंसर क्या आएगा? अगर सवाल आपसे पूछ ले कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को किस नाम से जाना गया है, तो बच्चों तब आपका आंसर आएगा सर 2 नाम से, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 1। दोस्तों इंडिया दैट इज भारत आप याद रखना, सिर्फ 2 लाइन, इंडिया दैट इज भारत, ना हिंदुस्तान, ना आर्यव्रत, ना रेवाखंड, ना जम्बूद्वीप, कोई नाम नहीं जाना जाता है, सिर्फ 2 नाम, इंडिया दैट इज भारत। अब बच्चों जरा आप एक बात बताओ, आज हम भारत के बारे में जानकारी कर रहे हैं, आज हम भारत के बारे में जानकारी कर रहे हैं। चलो गुरुदेव, सबसे पहले आपको यहां एक नॉर्थ पॉइंट में बता दूं और यहां पे साउथ पॉइंट आपको बता दूं। एक बात बताओ, भारत उत्तर से लेके दक्षिण में लंबा है या पूरब से लेके पश्चिम तक लंबा है? जरा पहले आप ये बताओ, सिंपल सा फैक्ट, मोबाइल में देखकर ही आप लोग बदराम से बताओ, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। भारत की डिस्टेंस किस तरीके से ज्यादा है, इस तरीके से या इस तरीके से? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत जो है वो नॉर्थ से साउथ ज्यादा है। इस मैप में थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, नॉर्थ से साउथ तक ज्यादा है। सर कितना? 3214 किलोमीटर। ये डाटा ऐसे याद रखो, 3214 किलोमीटर, ऐसे डाटा याद रखो ताकि आप कभी दोबारा भूलो ना। आप डाटा को ऐसे याद कर लो दोस्तों कि कभी आपको भूलना ही ना पड़े। अगर सर जी मैं आपसे ईस्ट टू वेस्ट की बात करता हूं तो ये हो जाएगी आपकी 2933 किलोमीटर। ये कितनी हो जाएगी आपकी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी बात क्लियर हो गया। सर अगर आपसे पूछे कि भारत का टोटल एरिया कितना है, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो सर आपने अभी बताया था कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वो इंडिया का एरिया है। आप जानते हैं कि हमारे भारत में कुल कितने स्टेट हैं? सर अगर मैं बात करूं 1956 की, तो 1956 में हमारे भारत में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी थे? कौन बताएगा? 1956 में हमारे भारत में कितने स्टेट थे और कितने यूनियन टेरिटरी थे? दोस्तों अगर मैं 1956 की बात करता हूं तो हमारे भारत में कुल 14 स्टेट हुआ करते थे और 6 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी।
यानी कि उस समय भारत में 14 ही राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। जैसे जैसे समय बढ़ा, राज्यों की भी आपकी संख्या बढ़ गई। और आज अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको मैं यहां बताना चाहूंगा कि 2014 से लेकर और 2019 तक, 2014 से लेकर 2019 तक हमारे भारत में 29 राज्य थे। याद रखना, 2014 से लेकर और 2019 तक हमारे भारत में 29 राज्य थे। लेकिन एट प्रेजेंट की अगर आपसे कोई बात करे, अगर प्रेजेंट की आपसे कहानी के सर प्रेजेंट में बताओ, तो प्रेजेंट में आप कहोगे हमारे भारत में 28 स्टेट हैं, हमारे भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये भी आपको याद रखना होगा। अब एग्जामिनर आपसे जैसा भी जो भी सवाल कहे, आपसे कहेगा सर ये बताओ कि बताइए सबसे नया राज्य कौन सा है। सबसे नया राज्य, सीधी सी बात है, सबसे नया राज्य वो होगा जो सबसे बाद में बना होगा। और सबसे बाद में भारत में कौन सा राज्य बना था दोस्तों, याद कर लो, 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को हमारे भारत में एक नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना, जिसका नाम था मेरे प्यारे साथियों तेलंगाना। यानी कि हमारे भारत में सबसे नया जो राज्य है वो तेलंगाना है। बना कब, 2 जून 2014 को, आंध्र प्रदेश से अलग हटके बना। और जब आंध्र प्रदेश से सर 29 से 28 कैसे बना, 29 से 28 कैसे बना, हाँ ये सवाल आपका अच्छा है। ये इसलिए अच्छा है दोस्तों कि जो हमारा एक राज्य हुआ करता था यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब उस राज्य का दर्जा खत्म कर दिया है। यानी कि जम्मू कश्मीर अब भारत का राज्य नहीं है। अगर भारत का राज्य नहीं है तो भैया 29 थे, एक कम कर दो, 28 रह गया। अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया। और बच्चों जम्मू कश्मीर को अब भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यह भी बात क्लियर होगी। चलो अगले पॉइंट पे आओ। अब मुझे बताना क्या बच्चों आपको, अब हाँ एरिया और रह गया बच्चों। अगर आपसे पूछे कि इंडिया में एरिया के अनुसार इंडिया का पहले नंबर का राज्य कौन सा है, एक एरिया दूसरा पॉपुलेशन, एक एरिया और एक पॉपुलेशन में इंडिया के सबसे बड़े स्टेट कौन से हैं बच्चों। अगर इंडिया की बात करता है तो इंडिया में पहले नंबर पे आप खुद देखो, आपको ये भारत का राज्य है, यहाँ पे आपको सबसे बड़ा स्टेट कौन सा दिख रहा है, तो दोस्तों जिसका सबसे बड़ा एरिया है वो है राजस्थान। वो कौन सा बच्चों, राजस्थान। अगर पहले नंबर पर राजस्थान है तो बच्चों दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, दूसरा भी देखो। चलो ये तो कट कर लो। अब देखो तुम्हें कौन सा कलर ज्यादा दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र या कर्नाटक, कौन सा दिखाई दे रहा है सर, दूसरे में एमपी दिखाई दे रहा है, दूसरे पे एमपी दिखाई दे रहा है। अगर दूसरे में एमपी दिखाई दे रहा है तो तीसरे में देखो कौन सा दिखाई दे रहा है, बोलो भैया तीसरे में। तो दोस्तों तीसरे में आप कहोगे सर मुझे महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। अगर तीसरे में महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है तो चौथे में कौन सा दिखाई दे रहा है, फिर से देखो मैप आज मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा आपको, मैप दिखा रहा हूं बस। चौथा देखो भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, बचा कौन सा, तो बेटा रेड वाला। रेड में से देखो अब कोई इससे बड़ा नहीं है, कोई इससे बड़ा नहीं है बच्चों। तो चौथे नंबर पे हो गया यूपी, यानी कि पॉपुलेशन में हमारा उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। अब बात करता हूं, सॉरी माफी चाहूंगा, एरिया में अगर बात करूं पॉपुलेशन, तो भैया पॉपुलेशन में हमारा उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 19,98,12,341, ये 2011 में था। अब भैया कोविड हुआ है, खूब जनसंख्या बढ़ी है दबा के, पता नहीं कितनी हो गई ये मैं नहीं कह सकता। ये तो जब ही बताया जाएगा जब आपका जनगणना भारत में हो जाती है। भारत सरकार 2-3 काम भूल गई है, जैसे जनगणना भूल गई भारत सरकार, 2021 में होनी थी, चलो ठीक है कोविड आ गया मत कराओ। जब तुम्हारे ओलंपिक गेम हो सकते हैं, जब तुम्हारा आईपीएल हो सकता है, तो फिर जनगणना क्यों नहीं हो सकती, मेरा पहला सवाल सरकार से ये है। दूसरा, चलो ठीक है आपने 2021 में नहीं कराए तो 2022 में करा लो, 22 में नहीं कराए 23 में करा लो, अब 23 में भी हम 24 में देखते हैं होगी या नहीं होगी। दूसरी बात, आप जानते हैं भारत सरकार कई सारे ऐसे काम है जिनको भूल गई। अगर मैं बात करूं, आप जानते हो कि एक साल में भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाता है, एक साल में भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाता है, अरे जवाब दो ना बबुआ। भारत रत्न 3 लोगों को भारत सरकार भूल गई, इस बार कितनों को दे दिया, इस बार कितने लोगों को भारत रत्न दिया है आप खुद बताओ ना, मैं नहीं बताऊंगा आपको। इस बार 5 लोगों को मिला है, तो ये भी भूल गई भारत सरकार। तो इस बार हमारी सरकार कई सारे काम भूल गई है कि देना था 3 को, जो आज तक नहीं हुआ वो इस बार कर दिया, 5 लोगों को दे दिया। जनगणना करानी थी 21 में नहीं कराई, चलो ठीक है कोविड था, अरे 22 में करा लेते, 22 में ना हुआ तो 23 में तो कोई कोविड नहीं था, आप 23 में करा लेते, 23 में नहीं हुआ, अब 24 में अभी तक तो हुआ नहीं है,
अब तो भैया किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की या इंडिया गठबंधन की, वो समय बताएगा। उसके बाद वो कराएंगे जनगणना, नहीं कराएंगे मैं नहीं जानता, है ना। चलो इसके बाद देखो दोस्तों, अब सबसे पहले हमारा भारत देश का झंडा आ गया है, तो एक बार तो जय हिंद बनता है। जितने बच्चे यहां पे बैठे सारे बच्चे एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन लगभग 10 देखनी पड़ेगी बेटा एक बार, बिहार की तो 10 करोड़ के आसपास है। चलिए एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। चलो इसके बाद दोस्तों अब आप देखो, ये तो सबको पता है कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जो कि 1911-12 में दिल्ली आई है, उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट अगर, हाँ ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना जरूरी है, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा सब जानते हैं कि कर्क रेखा। अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारे मोबाइल में टाइम खराब हो गया हो? कभी ऐसा हुआ है? कभी आपके मोबाइल में जब टाइम खराब हुआ है तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल में लिखा आता है प्लस GMT और आगे लिखा होता है 5.5 घंटे। कभी आपने सुना है कि ये क्या है? आपने कभी पता करने की कोशिश की है कि 5.5 घंटे क्यों लिखा है ये? आपने अच्छा तुम्हारे मोबाइल में टाइम खराब ना हुआ? अरे वाह मेरे दिल के टुकड़ो, कैसे फिक्स मशीन है क्या तुम्हारी टाइम टेबल की, ये खराब नहीं होगी? ऐसा तो कोई मोबाइल नया लिया होगा जब तो खराब होगा उसमें टाइम। तो चलो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना। आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खड़ी होती हैं, कुछ रेखाएं इस तरीके से होती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। और दोस्तों किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है, जिसे सूर्य को पार करने में, यानी कि सूर्य भी चलता है, इसे सूर्य को पार करने में इस वाले डिस्टेंस को 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। बात क्लियर है? कितने मिनट का? 4 मिनट का समय लगता है। अब उसने क्या कहा, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद, हटाओ यहां पे लिखो प्रयागराज, यहां पे लिखो बच्चों प्रयागराज के निकट मिर्जापुर का समय ग्रीनविच माध्यम से 5.5 घंटे आगे है। क्यों? हमारा जो मानक समय माना गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। जब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लग रही हैं, तो बच्चों आप बताओ, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? तो आपका आंसर है 4 मिनट। तो बच्चों 82.5 को पार करने में कितना समय मिलेगा? 8 चौक 32 और 25 चौक 100, यानी कि 10, 330 मिनट। 330 मिनट। और 330 मिनट का अगर आप घंटे बनाओगे, भाई जब 330 मिनट का आप घंटे बनाओगे तो क्या करोगे? 60 से डिवाइड करोगे। जब 60 से डिवाइड करोगे तो 60 पंजे 300, 5 घंटे और 30 मिनट, तो वहां से आता है 5 घंटे 30 मिनट। अब आज आप ये समझ गए होंगे कि गुरुजी ये 5 घंटे 30 मिनट कहां से आता है। समझ रहे हो ना? सर जी बदले हुए नाम का टॉपिक किस दिन होगा? बेटा बता दूंगा अभी आपको, वो भी करा दूंगा। पहले ये बताओ 5 घंटे 30 मिनट क्लियर है? ये 5 घंटे 30 मिनट आपके मोबाइल में कहां से आया? आज क्लियर हो गया? जिन बच्चों को आज पहली बार ये क्लियर हुआ है कि हमारे मोबाइल में 5.5 घंटे कहां से आता है, वो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा PM, जल्दी फटाफट। फिर आपको मैं अगले टॉपिक की तरफ लेकर चलता हूं। सारे बच्चे PM लिखेंगे तभी आगे हम चलेंगे। इसके बाद देखो दोस्तों, भारत का जो मानक समय है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं, वो 5.5 घंटे आगे है। अब क्यों आगे है, इससे आसान तरीके से मैं आपको नहीं बता सकता। मैंने आपको सारा बता दिया कि किन्हीं भी दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.32 किलोमीटर का अंतर होता है, जिसे सूर्य को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जिनमें पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये वो 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। दोस्तों अब अगर यहां पे ये सवाल होता कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तब आपका जवाब क्या आता? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आपका आंसर क्या आता? जल्दी बोलो बोलो। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो बच्चों ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कल की पढ़ाई और आज की पढ़ाई यहीं रोकते हुए अब जरा मुझे ये बताओ, अगर अब आपका कुछ टेस्ट ले लिया जाए तो क्या आप टेस्ट दे पाओगे? मैं आपका एक टेस्ट लूं, जरा छोटा सा एक टेस्ट लूं भैया आपका। भाई कल भी पढ़ाई थ्योरी, आज भी थ्योरी पढ़ाई है, 10 मिनट बची है क्लास की, तो टेस्ट लिया जाए। एक PDF मिल जाएगी। PDF का क्या करोगे?
पहले तुम्हें पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ पीडीएफ। एक लाइन बोलूं, पीडीएफ पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई। और बेटे जब पीडीएफ पढ़ने की बारी आई तो चद्दर तान के सोए। तो पीडीएफ पीडीएफ आप करते हो, लेकिन पीडीएफ से पढ़ते नहीं हो, मैं जानता हूं तुम लोगों को, क्योंकि हम भी कभी उस एज में थे जिस एज में आप हो आज। याद रखना, पीडीएफ से पढ़ाई होती तो लोग अपने घर बैठकर पढ़ लिए होते। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताओ भैया। एक बच्चा पूछ रहा है सर सेक्स रेशो कितना था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर भारत के सेक्स रेशो की बात करोगे तो यहां पे 1000 पुरुष हैं भारत में। गुरुजी बस 1000 ही पुरुष हैं भारत में? अरे मैं बता रहा हूं कैसे निकलता है। ठीक है, ब्राइटनेस कम करता हूं, 1 सेकंड रुको जरा बस। अभी चलिए दोस्तों, अगर मैं ब्राइट इसकी बात करता हूं कि अगर हमारे भारत में 1000 पुरुष हैं तो महिला कितनी है? 943। आप समझ रहे हैं ना, शादी बेटे 943 की होगी, बाकी 57 का क्या होगा कालिया। अब देख लो अपनी गिनती कहां करानी है, 57 में कुंवारा नहीं मरना, होगी स्थिति यही। भारत से कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से निकलती है। मैंने इसकी ट्रिक बताई थी आपको, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। देखो अगर मैं बात करूं इस पूरी ट्रिक में, ना तो कहीं ऊ आ रहा जिससे उत्तर प्रदेश बनाऊं, ना कहीं है आ रहा जिससे हिमाचल प्रदेश बनाऊं, ना कहीं बी आ रहा जिससे बिहार बनाऊं, लेकिन झ आ रहा है यहां पे, मित्र पर गमछा झार, झार। तो झारखंड आंसर आ गया बच्चों। ट्रिक याद कर लो, मित्र पर गमछा झार। अगला देखिए, अगला सवाल है भारत के दक्षिण में सबसे सुदूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत का दक्षिणी पॉइंट बताइए कौन सा है? जवाब दो रहे वालों को। चलिए तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच है? बच्चों आदम के पुल की अगर मैं बात करूं तो इसे ऐसा भी कहा जाता है, आदम का पुल, राम सेतु पुल की राम जी की सेना में 2 इंजीनियर थे, जिनमें एक का नाम था नल, एक का नाम था नील। पता नहीं उन लोगों के हाथ में क्या शक्ति थी, मैं तो नहीं जानता। उनकी जो भी शक्ति थी, हम तो उस शक्ति को प्रणाम करते हैं कि वो जिस भी पत्थर को हाथ लगाते थे वो पत्थर पानी में नहीं डूबता था, है ना। तो बच्चों से राम सेतु पुल भी कहा गया। आप जानते हैं राम जी की जो पत्नी थी, जिन्हें सीता मां के नाम से जाना जाता है, उन्हें रावण उठा के लेकर गया था। बच्चों रावण कहां? सर जी श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, आपको बताना है कि भारत का जो समय है जीएमटी से कितना आगे है। अभी बता के आया हूं, अगर तुम ना बता पाओ ना तो तुम पे डंडा बजना चाहिए आज। अगर तुम ना बता पाओ तो तुम पे डंडा बजना चाहिए भैया। भारत का समय जीएमटी से कितना आगे है? तो बच्चों आपका आंसर 5 घंटे 40 मिनट। ठीक कर दूं क्या? नहीं करूं? चलो ठीक है, मान जाओ, फिर आपकी बात मान गए आज हम। 5 घंटे 30 मिनट बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत का मानक समय किसको माना गया है? इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका बेस किसको माना गया है? अभी थोड़ी देर पहले बता गया हूं, मुश्किल से 1 मिनट पहले। बहुत बढ़िया, यहां पे बैठा एक गधा कह रहा जी इनमें से नहीं कोई भी। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब यहां गुरुजी 82.5 डिग्री तो कहीं नहीं मिल रहा है। जब ऐसी स्थिति ना हो तो 82.30 लगा दो, बात खत्म होगी। लेकिन पूर्वी देशांतर देख लेना बस। आप क्या देख लेना? अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी ये और ये तो सेम लिखा है। गधे, यहां पूरब है यहां पश्चिम है, सेम कैसे हो जाएगा? रोटी खा के नहीं आए हो क्या आज आप? चलिए अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस राज्य की सबसे ज्यादा समुद्री तट रेखा है? तो मैंने तो आपको ये भी आपको बताया था, मयंक केसरवानी। बेटा एक सवाल का एक बार जवाब दे दिया, मैं घर चला जाऊं? गधे हो गए हो यार। दोस्तों सबसे ज्यादा है गुजरात की, और यहां पे अगर पूछता आपसे सबसे कम, अगर पूछता आपसे सबसे कम तो वो मैंने आपको बताया था सर, वो है गोवा। तो अब आपका चाहे सबसे ज्यादा पूछो या सबसे कम पूछो, दोनों आपके क्लियर हैं, आपका गलत नहीं होगा। अगला देखिए भैया, अगला सवाल है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का नाम क्या है? भारत और चीन के बीच 1 मिनट आपको दे रहा हूं, बताओ जरा क्या है? बोलो ए या बी? दोस्तों ध्यान से सुनो, देखिए अगर आपसे पूछे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, अगर आपसे पूछे इंडिया और पाकिस्तान तो रेड क्लिफ है। अगर आपसे पूछे इंडिया और चाइना, इंडिया वर्सेस चाइना, तो दोस्तों वो आपकी मैकमोहन है। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान तो वो कौन सी है? वो डूरंड है। अब पूछा क्या है? भारत और चाइना, तो लगाओ तुरंत मैकमोहन। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? बोलो भैया, नहीं पता तो लगा दो दोस्तों, कोरोमंगल तट। यही ये वही जगह है जहां लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि सर्दियों में एकदम वर्षा हो जाती है, मौसम बिल्कुल साफ होता है, एकदम वर्षा हो जाती है, लौटता हुआ मानसून उसका कारण होता है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यू मून द्वीप कहां है? अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, या तुम्हारे यहां पर, या अंडमान सागर में? नहीं पता नहीं, एक क्वेश्चन का इतनी बार क्यों आंसर दे रहे हो? क्या आपको मैं कोई प्राइज देने वाला हूं? आप गधे हो चुके हो जल्दी। ऐसा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता ना यार। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप स्थित है, ये आपने बताना है। अगर मैं भारत और श्रीलंका के बीच की बात कर रहा हूं, देखिए एक जगह है जिसको लेकर आज भारत और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा है। उस द्वीप का भी नाम बताइएगा, किसी को पता हो तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका रामेश्वरम द्वीप है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सी जगह ऐसी थी जिसे काला पानी के नाम से जानते थे? काला पानी। आपने देखा होगा कि भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उन सबको या तो पकड़कर मार दिया जाता था या उनको काले पानी की जेल। दोस्तों इस जेल के चारों तरफ पानी है, इस जेल के चारों तरफ पानी है। आपको यहाँ पे अगर यहां से कोई निकल गया तो भाग नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ पानी है, समुद्री समुद्र है, डूब कर मर जाएगा। दोस्तों ये कहां पर है सर? ये अंडमान निकोबार में है। आज अगर तुम्हें घूमने चलना हो तो मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगा, क्योंकि आजकल ये घूमने का स्थल बना हुआ है। चलोगे घूमने? मैं आप सबको आईफोन दिलवाऊंगा, आप मेरी आवाज रिकॉर्ड कर लो। मैं आप सबको आईफोन 20 दिलवाऊंगा, जब तक सिलेक्शन होगा तुम्हारा 20 आ जाएगा, लेकिन बस पैसा तुम्हारा होगा और जगह हमारी होगी। पैसा तुम देना, जगह मैं बताऊंगा कहां से लेना है, वो दुकान वाला मेरे जानने वाला है। ठीक है, चलिए अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश के उत्तर पर खींची गई है? जरा बताइएगा। आप मजाक समझते हो, हल्के में ले रहे हो क्या? आईफोन दिलवाऊंगा आप सबको। तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा क्या? आपका जवाब आ गया गुरुजी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, दक्षिणी नोक का मतलब दक्षिणी पॉइंट, वो दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? जल्दी बताओ। कौन सा पॉइंट, जल्दी बताओ। चलो देख लेते हैं भैया। चलो बहुत बढ़िया। आपको बताना निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। किससे? 8 राज्यों से। अच्छा उसने ये पूछा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती। ओहो, चलो नहीं गुजरती तो हम अपना उत्तर प्रदेश दे देते हैं, बात खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है भैया। अगला देखिए, अगला सवाल है डंकन पास किस किस के बीच में स्थित है? ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। क्लास बताओ कैसी लगी? ये तुम्हारा आज का होमवर्क है, ये क्लास बताओ बच्चों कैसी लगी आपको? क्लास कैसी लगी? अरे राम रे, बोलो भैया। यार तुम लोग जवाब नहीं देते हो। पूनम कसाना, रोहित, विनोद, धर्मवती, प्रियंका, राहुल, सत्यम, आफिया खातून, क्लास बढ़िया लगी? मजा आ गया? फीडबैक देके जाओगे तभी तो। भाई फीडबैक देके जरूर जाना। आज की क्लास बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई है और बहुत सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखना। और हाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, जो स्टैटिक जीके की किताब है, एक बात ध्यान से सुन लो बच्चों, आज आपने बिल्कुल सही टाइम पर याद दिवाया है कि जो स्टैटिक जीके की किताब है आज उस पर डिस्काउंट मिल रहा है, और वो किताब आज मात्र 165 रुपए की मिल रही है। कितने की बच्चों? अगर आप कूपन कोड लगाते हो, क्या आपको लिख दो यहाँ पे, कूपन कोड है Y367S, तो आज स्टैटिक जीके की किताब 165 में मिल रही है। 165 में जाओ फटाफट परचेज कर लो। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। फीडबैक देके जरूर जाइएगा। बाय बाय बच्चों। कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो। चलो ठीक है, बाय बाय, फिर नहीं है तो।